बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड विनेगर यानी सिरका। जितने भी विनेगर होते हैं उसमें 8 से 10% एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो जो एसिटिक एसिड है शरीर के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को किस तरह से बैलेंस करता है और सिम्टम्स को कैसे ठीक करता है उसको समझते हैं और लास्ट में देख लेंगे कि इस मेडिसिन का कैसे यूज किया जाए। छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं, बस पूरा देखना पड़ेगा ताकि बातें सीक्वेंस में ठीक से समझ में आ सकें। तो देखिए जो एसिटिक एसिड है उसका फार्मूला यही है CH3COOH। यही है एसिटिक एसिड और यही 8 से 10% पाया जाता है विनेगर में। जितने भी विनेगर होते हैं उसमें 8 से 10% एसिटिक एसिड होता है। ये जो एसिड है बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करता है, या यूं समझिए कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में यूज होता है। इसीलिए खाने का एक कंपोनेंट विनेगर भी होता है, सिरका भी होता है। तो देखिए जो एसिटिक एसिड है, सिम्टम्स की अगर बात करें तो यहां पे एनीमिया है। इस वजह से बॉडी में सूजन है। बॉडी में सूजन आने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ लीवर में दिक्कत हो सकती है, हार्ट में दिक्कत हो सकती है, किडनी में दिक्कत हो सकती है, और प्राथमिक कारण में अगर लिया जाए तो एनीमिया भी हो सकती है। जिसका हीमोग्लोबिन एक लेवल से काफी कम आ जाता है उसके शरीर में सूजन आ सकती है, आ जाती है। तो एनीमिया है, उसके बाद ड्रॉप्सी है। एनीमिया यानी शरीर में ब्लड की कमी हुई, उसके बाद सूजन हो रही है। अब सीधी सी बात है कि जैसे कोई एक आदमी है, उसके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया, ये आदमी, और ये कैसा होगा, एनीमिक हो गया। एनीमिक मींस हीमोग्लोबिन कम है, और हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी कम करेगा, यानी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी कम करेगा। और जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम करेगा तो सीधी सी बात है कि कमजोरी आ सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम जाने से क्या होगा, एनर्जी कम बनेगी, यानी एटीपी जो बॉडी के लिए एनर्जी होता है उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बॉडी में एनर्जी बनती रहे इसके लिए जरूरी है ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई। यहां पे एनीमिया की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, इस वजह से डेबिलिटी होती है, कमजोरी है। यानी जितने भी एसिड हैं उनके बैकग्राउंड में क्या रहता है, वीकनेस है, कमजोरी है। तो यूं समझिए कि किसी न किसी एसिड ग्रुप की मेडिसिन की जरूरत है उस पेशेंट को। तो यहां भी उसी तरीके क्या है, एनीमिया है, ड्रॉप्सी है, कमजोरी है, और अत्यधिक कमजोरी है। कमजोरी कुछ इतनी ज्यादा है शरीर में कि कहीं पे कुछ पोर्शन में हेमरेज हो जा रहा है, ब्लीडिंग हो जा रही है, नोज से, माउथ से, या फिर किसी पोर्शन से, वेजाइना से, एनस से भी। तो हेमरेजिक टेंडेंसी इसमें आ गई है। किस वजह से, डेबिलिटी की वजह से, कमजोरी की वजह से। और यही कमजोरी कुछ टाइम बाद उसके हार्ट में भी आ गई है। यानी शरीर ही कमजोर नहीं होता, शरीर के पूरे कंपोनेंट्स यानी पूरे पार्ट्स भी कमजोर होते हैं। और पूरे पार्ट में जो सबसे ज्यादा देखा जाता है हार्ट पे, और हार्ट के साथ साथ लंग पे भी कमजोरी आ सकती है, यानी सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से एक डिफिकल्टी यानी एक एबनॉर्मलिटी दूसरे एबनॉर्मलिटी से, तीसरे एबनॉर्मलिटी से जुड़ती रहती है और एक बड़ा सा सिनेरियो जनरेट कर देती है। वही डोमेन है इस एसिटिक एसिड का। देखिए क्लियर कट लिखा है, एनीमिया प्लस ड्रॉप्सी, यानी एनीमिया की वजह से क्या हुआ है, ड्रॉप्सी हो गई है। अब शरीर सूज गई है तो यहां पे वेस्टिंग एंड डेबिलिटी, कमजोरी हो गई है, शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है और कमजोर तो हो ही जाएगा। अब उस वजह से क्या है कि चलने में, सांस लेने में दिक्कत आती है, हार्ट भी कमजोर हो गया है। तो देखिए वेस्टिंग एंड डेबिलिटी लीड टू डिस्निया एंड वीक हार्ट। सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सांस लेने में दर्द हो रहा है, और हार्ट क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। तो इस तरह से इसकी सिम्टम्स की ओरिजिन होती है। और हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट्स, बॉडी के किसी भी पोर्शन से हेमरेज हो रहा है, चाहे नोज से, चाहे एनस से, चाहे वेजाइना से, या फिर किसी पोर्शन से हेमरेज हो रहा है, तो उसके बैकग्राउंड में कमजोरी है, डेबिलिटी है। अब शरीर कमजोर है तो उसका म्यूकस जो मेम्ब्रेन है, जो म्यूकस आउटलेट्स हैं, वो सभी कमजोर होंगी। तो इस वजह से हेमरेज हो रहा है। नोज से भी हो सकता है, माउथ से भी हो सकता है, वेजाइना से भी, एनस से भी, किसी पोर्शन से, एवरी म्यूकस आउटलेट्स। और सबसे खास फीचर्स क्या है, थ्रस्ट इन ड्रॉप्सी बट नो थ्रस्ट इन फीवर। ड्रॉप्सी के समय तो इसको
प्यास ज़्यादा लगती है, यानी एक तरफ शरीर में सूजन आ रही है, ऊपर से प्यास भी ज़्यादा लग रही है। और जब फीवर होता है तो इसको प्यास नहीं लगती। उसी को समझते हैं। तो देखिए, जो एसिटिक एसिड होता है ना, ये जो कोई भी एसिड होता है, एसिड ये वाटर के साथ बॉन्ड बना लेता है, जुड़ जाता है, और उसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके वाटर को अपने से बाइंड कर लेता है। तो इसने बाइंड कर लिया अपने को। तो अब शरीर के काम के लिए ये वाटर फ्री नहीं है, यानी यूं समझिए कि एसिटिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो शरीर का जो वाटर है उसको पकड़ लेता है। तो शरीर के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए वाटर जो जरूरत है तो मिलेगा ही नहीं, फ्री वाटर तो है नहीं। तो इसी वजह से जब फीवर नहीं रहता है तब इसको खूब ज्यादा प्यास लगती है। अब फीवर हो जाता है तो क्या होता है? अगर फीवर हुआ ना तो थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। फीवर होने पर बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, और बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये टूट जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी तो जो वाटर गुलाम हो गया था इस एसिड का, ये वाटर कैसा हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। इसी वजह से जब इसको फीवर आता है तब प्यास नहीं लगती, और जब फीवर नहीं लगता है तो उसको खूब ज्यादा प्यास लगती है। यानी ड्रॉप्सी विथ थ्रस्ट यूनिक फीचर्स है, यानी शरीर में तो सूजन है, बस खूब ज्यादा प्यास लग रही है। और जब फीवर आ जाएगा तब इसको प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि जो एसिड ने वाटर को अपने गिरफ्त में ले लिया है वो वाटर फ्री हो जाता है जब बुखार आ जाता है। तो एक खास फीचर्स है एसिटिक एसिड का। अब एसिटिक एसिड हैज पावर टू लिक्विफाई एल्ब्यूमिनस एंड फाइब्रस डिपॉजिट। यानी एल्ब्यूमिनस मींस एल्ब्यूमिन के डिपॉजिट, यानी इस वजह प्रोटीन का डिपोजिशन हो गया है। कहीं पे भी प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाए या फिर प्रोटीन से फाइबर बन जाए, फाइब्रस हो जाए, जिसको फाइब्रॉइड्स भी बोलते हैं, यूं समझ लीजिए। तो जो फाइब्रॉइड्स हैं या जो फाइब्रस डिपॉजिट है और या फिर एल्ब्यूमिनस डिपॉजिट है, उसको धीरे धीरे लिक्विफाई भी करता है। तो लिक्विफाई करने की भी टेंडेंसी है इसको। यूं भी समझिए कि जो एसिड है फाइबर को धीरे धीरे डिजॉल्व करता है। तो फाइब्रस डिपॉजिट, एल्ब्यूमिनस डिपॉजिट है, उनको भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डिजॉल्व करके बाहर करेगा। और हाइपरक्लोरोहाइड्रिया, यानी जो स्टमक है उसमें एक एसिड बनता है HCl। अगर यही ज्यादा हो जाता है तो इसको बोलते हैं हाइपरक्लोरोहाइड्रिया। तो ये एसिड ज्यादा बन रहा है। तो यूं समझिए कि अगर एसिड ज्यादा बनेगा ना, मींस जो पाचन में एसिड यूज होगा उसके अलावा जो एक्सेस में बनेगा उसी को बोलते हैं हाइपरक्लोरोहाइड्रिया। और जब हाइपरक्लोरोहाइड्रिया है तब अगर ये काफी दिनों तक चलता रहा तो क्या उत्पन्न करेगा? अल्सर, पेट में अल्सर उत्पन्न करेगा। अब यही अल्सर अगर ठीक से इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो बाद में 4-10 सालों बाद क्या बन सकता है? कैंसर बन सकता है। यानी हाइपरक्लोरोहाइड्रिया की सिचुएशन 2-4-6 साल चली, तब अल्सर बन जाएगा। अब यही अल्सर 10-15 साल बाद कैंसर बन सकता है स्टमक में। तो इस तरह से हाइपरक्लोरोहाइड्रिया की वजह से क्या बन रहा है? अल्सर बन रहा है और कैंसर ऑफ स्टमक हो रहा है। इसी वजह से पेन हो रहा है। यानी पेट में दर्द की शुरुआत एसिड के ज्यादा बढ़ने की वजह से हो रही है, और एसिड का ज्यादा बनना शरीर में कैंसर और अल्सर दोनों को जनरेट कर सकता है। तो बर्निंग पेन होने लगेगा। और सावर बेल्चिंग, जो डकार आएगी वो भी खट्टी खट्टी डकार आती है, और जब उल्टी होगा तब उसमें से भी ढेर सारा एसिड्स निकलेगा। तो सावर बेल्चिंग, वोमिटिंग, एज वेल एज बर्निंग पेन, जलन जैसा दर्द उत्पन्न होगा। इन जलता रहता है, पानी पीने के बावजूद जलन कम नहीं होती है। तो इस तरह के सिम्टम्स को ठीक करता है एसिटिक एसिड। काम की बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और बताते हैं कि कैसे यूज करना है। इसका यूज करने का तरीका 30 पोटेंसी की दवा ले लें, सुबह 4 बूंद जीभ पर यूज करें। अगर इस तरह के सिम्टम्स है तभी यूज करें, अन्यथा न करें। 30 पोटेंसी की दवा सुबह 4 बूंद जीभ पर लें खाली पेट, और 1 महीने तक लें। रिस्पांस ऐसे आए, अगर हैं सिम्टम्स इस तरह से हैं तो रिस्पांस जरूर आएगा, बीमारी ठीक होगी। उसके बाद जैसी स्थिति है उस पर डिसाइड किया सकता है कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो इस तरह से पहले 30 पोटेंसी लें 1 महीने तक। तो इस एसिटिक एसिड से
जो एनीमिया, ड्रॉप्सी जैसी सिचुएशन है, उस वजह से जो डिस्निया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हार्ट कमजोर हो जा रहा है, या फिर स्टमक का अल्सर है, कैंसर है, ये सब बीमारियां ठीक होंगी। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।